नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सैंडी सोशोलॉजी क्लासेस पर। और हम लोग यहाँ पर यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो जीडीसी की भर्ती आई है, इसी के साथ बिहार 4.0 और झारखंड जेएसएससी द्वारा माध्यमिक बोर्ड द्वारा आयोजित समाजशास्त्र की पहली बार जो पेपर होगा पीजीटी का, उसके लिए हम लोग समग्र तैयारी कर रहे हैं। चाहे समाजशास्त्र से कोई भी हो तैयारी, यहाँ पे समग्र तैयारी कराई जा रही है इस चैनल पर। और हम लोग इसमें देख रहे थे यूपी जीआईसी का प्रीवियस ईयर का पेपर जो 2015 का था, उसमें हम लोग 20 प्रश्न देख चुके थे। आगे आ जाएगा इसमें प्रश्न से देखेंगे दूसरे पार्ट में। तो अब आज का पहला प्रश्न है, निम्नांकित में किसने समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? इसमें ऑप्शन ए है दुर्खिम, ऑप्शन बी है मीट, ऑप्शन सी है कूले, ऑप्शन डी है फ्रायड। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, मीट। मीट जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। यह 1934 में इनकी पुस्तक आई थी। 1934 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इसी पुस्तक में मीट ने समाजीकरण संबंधी अपने सिद्धांत को दिया था। एवं उन्होंने कहा, जब एक बच्चा जन्म लेता है समाज में, तो वह जब जन्म लेता है तो मैं यानी कि आई में रहता है, और जैसे जैसे उसका समाजीकरण होता है, वह पूर्ण समाजीकरण को प्राप्त करता है, तो वह मुझे या मी में परिवर्तित हो जाता है। और इन्होंने सामान्यकृत एवं महत्वपूर्ण अन्य की दो अवधारणाएँ दी थी। समाजीकरण संबंधी वो भी था। उसके बाद जो फ्रायड हैं, इन्होंने ईडिगो एवं सुपरईगो की बात की थी समाजीकरण के संदर्भ में। कूले जो है, इन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक लिखा था, और उसी पुस्तक में इन्होंने समाजीकरण संबंधी अपने विचार को प्रतिपादित किया था। दुर्खिम जो है वह पहले समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाजशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी, और फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना इन्होंने ही किया था। आगे हम देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, किसने द न्यू सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक को लिखा था? ऑप्शन ए है मर्टन, ऑप्शन बी है C.W. मिल्स, ऑप्शन सी है स्टीव फुलर, ऑप्शन डी है पेरेटो। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, स्टीव फुलर। स्टीव फुलर जो है इन्होंने द न्यू सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन नामक पुस्तक लिखा था। द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन जो पुस्तक थी वह थी C.W. मिल्स की। इसी तरह से एक पुस्तक जो दुर्खिम की है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, उस पुस्तक को गिडिंस ने, H.F. गिडिंस जो हैं, इन्होंने न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड नामक से प्रकाशित किया था। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे में फैलते हैं तो इसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रसंस्कृतिकरण, ऑप्शन बी है प्रसारण, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक विनिमय, ऑप्शन डी है सांस्कृतिक आक्रमण। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, प्रसारण। जो प्रसारण होता है या प्रसरण होता है, संस्कृति का प्रसरण, उसे ही जब एक संस्कृति एक समाज से अनेक समाजों में, या दूसरे समाज में एक समाज से दूसरे समाज में फैलती है, तो उसे प्रसारण कहते हैं या विस्तार कहते हैं। विस्तारण भी कहा जाता है, कई जगह विस्तारण लिख के आता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है, कौन एक निम्नांकित में औद्योगिकरण की विशेषता है? ऑप्शन ए है चारवाहा अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है निर्माणकारी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है विनिमय अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी है कृषि अर्थव्यवस्था। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, निर्माणकारी अर्थव्यवस्था। जो निर्माणकारी अर्थव्यवस्था है वह औद्योगिकरण की विशेषता है। चारवाही अर्थव्यवस्था, विनिमय अर्थव्यवस्था और कृषि अर्थव्यवस्था प्राथमिक अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। आगे हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किसने मूल्यों के समाजशास्त्र पर लेखन किया है? ऑप्शन ए है डीपी मुखर्जी, ऑप्शन बी है आर.के. मुखर्जी, ऑप्शन सी है आंद्रे वत्तेई, ऑप्शन डी है A.R. देसाई। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, आर.के. मुखर्जी। जो आर.के. मुखर्जी हैं, इनका पूरा नाम राधा कमल मुखर्जी है, क्योंकि रामकृष्ण मुखर्जी के नाम से भी एक हैं। वह मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं। A.R. देसाई भी मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं, डीपी मुखर्जी भी मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं। जो राधा कमल मुखर्जी हैं, इन्होंने पश्चिम के प्रत्यक्षवाद की जमकर आलोचना की थी, और इन्होंने जो मूल्य होता है उसके 3 आयाम बताए। पहला बताए थे इन्होंने जैविक, दूसरा सामाजिक और तीसरा आध्यात्मिक। इसी के साथ इन्होंने मूल्यों को 2 भागों में बांटा, साध्य मूल्य एवं साधन मूल्य। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि 26 नंबर सवाल की जगह 56 नंबर क्यों आ रहा है, तो इस
बुक में ही ये मिसप्रिंट है और 26 की जगह पर 56 है, और जो कि जीआईसी पेपर 120 क्वेश्चन का ही आता था। उस समय जब 2015 और 17 में हुआ था तो 120 प्रश्न ही आते थे, लेकिन इस जो हम लोग 2015 के देख रहे हैं इसमें 150 तक गया है। तो वही जो आगे के 30 प्रश्न हैं, जो 25 से लेकर और 56 के बीच में 30 प्रश्न, उसी को उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। तो इसमें कोई वो नहीं है, हम लोग इसको 26 ही मानेंगे। और अब आज का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक संरचनावादी है? ऑप्शन ए है दुर्खिम, ऑप्शन बी है एसेफ नाइडल, ऑप्शन सी है क्लाड लेवी-स्ट्रॉस, ऑप्शन डी है हेबरमास। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सी लेवी-स्ट्रॉस। सी लेवी-स्ट्रॉस जो हैं उन्होंने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप में संरचनावाद का उल्लेख किया है। लेवी-स्ट्रॉस के अनुसार संरचना कोई परीक्षणीय यथार्थता नहीं है, यह एक तार्किक आधार पर निर्मित एक अमूर्त प्रतिरूप मॉडल है जिसकी रचना घटना के विश्लेषण द्वारा होती है। जो लेवी-स्ट्रॉस हैं इन्होंने नातेदारी अणु का सिद्धांत दिया था, नातेदारी अणु की बात कही थी। इसी के साथ इन्होंने द रॉ एंड द कुक्ड की एक पुस्तक लिखा था। इन्होंने जनजातियों का अध्ययन किया था। और जो नाइडल हैं वह हेबरमास जो है वो मार्क्सवादी, नव मार्क्सवादी हैं, दुर्खिम में प्रत्यक्षवादी हैं। जो नाइडल हैं वह संरचनावादी हैं। वह जो नाइडल हैं यह संरचना के बारे में बात करते हैं, न कि संरचनावादी हैं। यह स्ट्रक्चरलिज्म और स्ट्रक्चर में बहुत अंतर है, तो इसलिए इसमें लेवी-स्ट्रॉस सही है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित में कौन से समाजशास्त्री ने प्रभुजाति की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए है जी.एस. घुरिये, ऑप्शन बी है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन डी है ए.आर. देसाई और ऑप्शन सी है ए.आर. देसाई, ऑप्शन डी है के.एम. कपाड़िया। तो इसमें ऑप्शन बी सही है कि एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास जो है उन्होंने प्रभुजाति की अवधारणा दी थी, और प्रभुजाति की अवधारणा उन्होंने भारत में जाति व्यवस्था के विश्लेषण में उसका प्रयोग करते हुए उसने कहा था, इन्होंने कुर्ग जाति का अध्ययन किया था, कुर्ग जाति का, मैसूर के कुर्ग जाति का अध्ययन किया, एवं उसी जाति का अध्ययन करते हुए इन्होंने पाया कि उस जाति को प्रबल या प्रभु जाति कहा जा सकता है जो गांव अथवा क्षेत्र विशेष में आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इस जाति का पारस्परिक एवं प्रथानुगत जातीय श्रेणी में सर्वोच्च स्थान होना जरूरी नहीं है। किसी जाति को जनसंख्या की ताकत, शिक्षा तथा सांस्कारिक परिस्थिति जैसे कुछ ऐसे कारक हैं जो किसी जाति को किसी एक गांव विशेष में प्रभु जाति का दर्जा दे देते हैं। यह कहना था एम.एन. श्रीनिवास का। इस बात से ए.आर. देसाई जो थे, एस.सी. दुबे जो हैं वह सहमत नहीं थे। तो एस.सी. दुबे ने कहा कि व्यक्ति प्रभुत्वशाली व्यक्ति की उन्होंने अवधारणा दी, और इसकी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि एक गांव कभी भी, ये जरूरी नहीं है कि एक गांव में एक ही जाति के लोग रहते हैं और परिस्थितियां समान हों, अलग अलग भी परिस्थितियां होती हैं। तो उन्होंने इनकी आलोचना की थी। अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित में किसने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में शेर और लोमड़ी पदों का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए है पेरेटो, ऑप्शन बी है पी.ए. सोरोकिन, ऑप्शन सी है वेवलेन, ऑप्शन डी है मार्क्स। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, पेरेटो जो है वह सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में शेर और लोमड़ी पदों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में अभिजन का परिभ्रमण का सिद्धांत दिया था, जिसे चक्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। और उसी में उन्होंने कहा था कि जो लोग सत्ता में होते हैं वह लोग शेर और लोमड़ी दोनों तरह के काम करते हैं। हम आगे देखते हैं। शेर वे लोग हैं जो सत्ता में होते हैं और लोमड़िया की तरह चालाकी से शासन चलाते हैं एवं सत्ता में बने रहते हैं, किंतु निम्न वर्ग में भी कुछ लोमड़ियाँ होती हैं जो सत्ता को हथियाने के फिराक में होती हैं। एक समय ऐसा आता है जब उच्च वर्ग की लोमड़ियों से सत्ता निम्न वर्ग की लोमड़ियों के हाथों में आ जाता है। जैसे इन्होंने, जो पेरेटो हैं, उन्होंने कहा कि समाज पूंजीपतियों का कब्रिस्तान है, कब्रगाह है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। जो पेरेटो हैं उन्होंने सामाजिक क्रिया के दो प्रकार बताए, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया। आगे हम देखते हैं, जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे हम उसके बारे में और डिटेल करते जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समाज के अध्ययन में बुजुर्गा और सर्वहारा पदों का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए है सोरोकिन, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है मार्क्स, ऑप्शन डी है पेरेटो। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, मार्क्स। जो मार्क्स है इन्होंने समाज को दो भागों में बांटा था, समाज को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा था, बुजुर्गा वर्ग एवं सर्वहारा वर्ग का प्रयोग इन्होंने किया था। बुजुर्गा पूंजीपति वर्ग इन्होंने कहा था, पूंजीपति को बुजुर्गा कहा था, जबकि सर्वहारा श्रमिक वर्ग को इन्होंने कहा था। इनकी पुस्तक दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो
उसके बाद दास कैपिटल जो तीन खंडों में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद इन्होंने प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन पुस्तक लिखी थी। उसके साथ ही इन्होंने जो हेगल थे, भौतिक द्वंद्ववाद की बात कौन करता था? वह मार्क्स करता था, और द्वंद्ववाद की मात्रवाद जो करता था वह हेगल करता था। हेगल को मार्क्स ने कहा कि पैरों के बल खड़े थे, मैंने सिर के बल खड़े थे, मैंने उन्हें पैरों के बल खड़ा कर दिया। किस लिए कहा था? वह कहे थे कि जब हेगल कहते थे कि जो आर्थिक स्थिति होती है वही सोचने की या सामाजिक संरचना के संसाधनों का निर्धारण करती है, लेकिन इसके उलट मार्क्स ने कहा कि नहीं, जो सोच होती है वह जो आर्थिक संसाधन होते हैं वही सोचने की क्षमता को विकसित करते हैं या प्रभुत्व स्थापित करते हैं। इस तरह मार्क्स ने एक तरह से हेगल का विरोध किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित में किसने भूमिका पुंज और परिस्थिति पुंज की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है मर्टन, ऑप्शन सी है पार्सन्स, ऑप्शन डी है एच.एम. जॉनसन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, मर्टन। भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज तथा परिस्थिति श्रृंखला की अवधारणा मर्टन ने दी थी। मर्टन ने मिडिल रेंज थियरी या मध्य अभिसीमा सिद्धांत दिया था। मध्य अभिसीमा सिद्धांत की अवधारणा इन्होंने दी थी, क्योंकि मर्टन ने कहा कि जब हम समाज का अध्ययन करते हैं तो समाज में अध्ययन बहुत बड़ा हो जाता है। तो समाज का विषय हम क्या करते हैं, समाज के केंद्र में जो व्यक्ति है उसका हम अध्ययन करते हैं। और इन्होंने कहा कि नो कि एकदम सूक्ष्म हम अपनाएं पद्धति को, नो की बृहद पद्धति को, उसके बीच के रास्ता को निकाल के इन्होंने मध्य सीमा सिद्धांत का अवधारणा दिया था। इन्होंने पुस्तक लिखी थी सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर यह पुस्तक सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती है। उसी के साथ इन्होंने द फोकस्ड इंटरव्यू नामक भी एक पुस्तक लिखी थी, और सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाजशास्त्र में प्रत्यक्ष साक्षात्कार की अवधारणा को अपनाया था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से समाजशास्त्री ने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों में धर्म और समाज का अध्ययन किया था? इसमें ऑप्शन है जी.एस. घुरिये, ऑप्शन बी है के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन सी है श्रीनिवास, ऑप्शन डी है डी.एन. मजुमदार। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर के कुर्ग लोगों का अध्ययन करके कुर्ग लोगों के धर्म और समाज का अध्ययन किया एवं वहीं पर प्रभु जाति की अवधारणा दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे वहीं पर संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण की अवधारणाओं को भी दिया था। संस्कृतिकरण को सबसे पहले इन्होंने ब्राह्मणीकरण शब्द से प्रतिपादित किया। उसके बाद उसके विरोध होने के बाद से इन्होंने उसका नाम बदलकर संस्कृतिकरण रख दिया। मैं संस्कृतिकरण को कई बार बता चुका हूँ पीछे की वीडियो में, तो आप पीछे की क्लास जरूर देखें। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन एक शोध प्रारूप नहीं है? ऑप्शन ए है विवेचनात्मक, ऑप्शन बी है अन्वेषणात्मक, ऑप्शन सी है प्रयोगात्मक, ऑप्शन डी है अनुभवात्मक। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, अनुभवात्मक। जो शोध प्रारूप निम्नलिखित 4 प्रकार का होता है: अन्वेषणात्मक, वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक और निदानात्मक। आप लोग इसको पढ़िएगा अच्छे से, क्योंकि यह फर्स्ट पेपर में, नेट के फर्स्ट पेपर में भी 10 प्रश्न आता है। और पीजीटी, अभी मान लीजिए पीजीटी में तो नहीं है, जीआईसी में है, यूपीजीडीसी में है, असिस्टेंट प्रोफेसर में है। यह बिहार का जो बिहार 4.0 का जो भर्ती आई है बीपीएससी 4.0 की, उसमें भी यह रिसर्च का पार्ट रखा गया है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा और इस पर अलग से क्लासेस, थियरी की क्लासेस बनाई जाएंगी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन एक प्रत्यक्षवाद का स्पष्ट आलोचक है? ऑप्शन ए है दुर्खिम, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है हेबरमास, ऑप्शन डी है स्पेंसर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, हेबरमास। क्योंकि हेबरमास जो है वह नव मार्क्सवादी हैं, या उत्तर मार्क्सवाद को इन्होंने विस्तारित किया था। यह प्रत्यक्षवाद के प्रमुख आलोचक थे। हेबरमास यह मानते हैं कि विज्ञान और तार्किकता आधुनिक पूंजीवाद युग में मानवीय जीवन में गुणात्मक विकास करने के स्थान पर उनके विनाश का कारण बन गया है। विज्ञान ने सांस्कृतिक जीवन को न केवल दूषित किया है, अपितु इसने अधोगति की ओर ढकेल दिया है। यह कहना था हेबरमास का। किसको? प्रत्यक्ष विज्ञान को इन्होंने ऐसे ही, जो प्रत्यक्षवाद था उसका इन्होंने ऐसे ही अध्ययन किया था, उसके बारे में ऐसे ही शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नांकित में किसने यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता में भेद किया है? ऑप्शन ए है अगस्त्य, ऑप्शन बी है दुर्खिम, ऑप्शन सी है स्पेंसर, ऑप्शन डी है सीमेल। तो इसमें ऑप्शन बी सही है,
दुर्खिम जो है उन्होंने समाज जो एकता है, सामाजिक एकता है, उसको दो भागों में बांटा, यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता। यांत्रिक एकता सरल समाजों की देन है और सावयवी एकता जो है वो आधुनिक समाजों की देन है। इन्होंने इसी के आधार पर आगे चलकर सामाजिक तथ्यों की अवधारणा दिया था। इन्होंने कहा था कि जो समाज और कुछ न होकर सामाजिक तथ्य है ये। समाजशास्त्र में और किसी चीज़ का अध्ययन नहीं होना चाहिए, सामाजिक तथ्यों का ही अध्ययन होना चाहिए। इसी के आधार पर जो यांत्रिक एकता है, इसमें इन्होंने दमनकारी कानून की चरित्र को प्रतिपादित किया था, वह सरल समाजों की देन होती है। और जो सावयवी एकता होती है वह आधुनिक औद्योगिक समाजों की विशेषता है, जिसमें कानून का रूप क्षतिपूर्ति का होता है। यहाँ पे हम तात्पर्य इसका बता देते हैं। दमनात्मक कानून का मतलब होता है कि पहले क्या होता था कि जो अगर आदमी कोई गलती कर देता था तो उसे मृत्युदंड की सज़ा दी जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब कोई व्यक्ति अगर गलती करता है तो उसको कानून के तहत आजीवन कारावास या कुछ दिनों की सज़ा दी जाती है। ऐसा नहीं कि उसको फांसी या मार दिया जाता है, क्योंकि पहले राजा का शासन हुआ करता था तो मौत का बदला मौत से ही लिया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने अपने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में चेतनात्मक, आदर्शात्मक, भावनात्मक पदों का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी है सोरोकिन, ऑप्शन सी है पेरेटो, ऑप्शन डी है मार्क्स। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, पेरेटो जो है, ऑप्शन बी इसमें सही है, सोरोकिन है। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में चक्रीय सिद्धांत दिया था। उतार चढ़ाव का सिद्धांत कहते हैं, दोलन की गति का सिद्धांत भी कहते हैं, सीमा का सिद्धांत कहते हैं। तो इन्होंने उसमें सांस्कृतिक समाजशास्त्र की बात कही थी, जिसमें इन्होंने 3 प्रकार की संस्कृतियों की बात कही, चेतनात्मक संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति और भावनात्मक संस्कृति। इसको अगर सीरियल में रखें तो चेतनात्मक संस्कृति, भावनात्मक संस्कृति और आदर्शात्मक संस्कृति, यह 3 होते हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू हुआ? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, राजस्थान में के नागौर जो जिला था उसमें 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को शुरू किया गया था, नागौर जिले से, राजस्थान के। आगे चलकर इसे 1993 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया एवं 73वां संविधान संशोधन कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में किसने बहिष्कृत जाति पद का प्रयोग अपनी पुस्तक में अनुसूचित जातियों हेतु ब्रिटिशकालीन भारत में किया? ऑप्शन ए है जीएस घुरिये, ऑप्शन बी है रिजले, ऑप्शन सी है हट्टन, ऑप्शन डी है एमएन श्रीनिवास। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, हट्टन। जो हट्टन थे, इन्होंने बहिष्कृत जाति शब्द का प्रयोग किया था अनुसूचित जातियों के लिए। इनकी पुस्तक थी कास्ट इन इंडिया, उसी पुस्तक में इन्होंने इसका प्रयोग किया था। जे.एच. हट्टन ने बहिष्कृत जाति का प्रयोग अपनी पुस्तक में अनुसूचित जातियों हेतु ब्रिटिशकालीन भारत में किया था, जिसका नाम था कास्ट इन इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने अंतः विवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है? ऑप्शन ए है जीएस घुरिये, ऑप्शन बी है एमएन श्रीनिवास, ऑप्शन सी है एस.सी. दुबे, ऑप्शन डी है एन.के. दत्ता। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, जीएस घुरिये ने जाति की परिभाषा न देते हुए जाति की 6 विशेषताओं को इन्होंने उल्लेख किया था। पहला था समाज का खंडात्मक विभाजन, संस्तरण, अंतर्विवाह, खान पान, उसके बाद उसमें भेदभाव को भी इन्होंने रखा था, जिसे विशेषाधिकार एवं निरुग्यताएँ कहते हैं। तो इस तरह का इन्होंने 6 विशेषताएं बताई थीं। जाति को इन्होंने परिभाषित नहीं किया। घुरिये सबसे ज़्यादा भारत में जाति व्यवस्था पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से किसने पुस्तक होमो हायरार्किस भारतीय जाति व्यवस्था के विषय में लिखी है? ऑप्शन ए है एमएन श्रीनिवास, ऑप्शन बी है ड्यूमा, ऑप्शन सी है एन.के. दत्ता, ऑप्शन डी है योगेंद्र सिंह। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, लुई ड्यूमा जो है उन्होंने भारत में, यह एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं और इन्होंने भारत में होमो हायरार्किस नामक पुस्तक लिख भारत की जातियों का अध्ययन किया था। और इन्होंने भारत में जातियों के लिए शुद्धता एवं प्रदूषण का सिद्धांत दिया था। शुद्धता एवं प्रदूषण का जो सिद्धांत था वह जो शुद्ध है, इनका कहना था जो शुद्धता का तात्पर्य है जो ऊपर की जातियां हैं तथाकथित उच्च जातियां हैं वह शुद्ध हैं और वह शुद्ध काम को करती हैं, इसलिए वह शुद्धता अपनी बनाए रखती हैं।
दूसरा जो उन्होंने प्रदूषण कहा था, उन्होंने इसमें नीचे जातियों को रखा था, नीची जातियों को रखा था और कहा कि जो निम्नकृष्ट जो निम्न काम होते हैं वह निम्न जातियों के लोग करते हैं। जैसे बाल काटने का काम नाई करता है, सफाई करने का काम जो अनुसूचित जातियां हैं वह करती थी उस समय, और पठन पाठन का काम, शासन का काम उच्च जाति के लोग करते थे, तो उस काम को शुद्ध माना जाता था। इनकी अलग पुस्तकें थी, हायरार्की एंड मैरिज अलायंस, साउथ इंडियन किनशिप 1954 और एस्से ऑन इंडिविजुअलिज्म 1986। यह 3 और पुस्तकें हैं। यह लुई डुमा की पुस्तक है जिन्होंने भारत में अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में समाजशास्त्र के मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रणेता कौन है? ऑप्शन ए है ब्रिस्टेट, ऑप्शन बी है मर्टन, ऑप्शन सी है जेसी अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी है गिडेंस। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, आर के मर्टन। मर्टन जो है, इन्होंने, मैं पहले ही बताया, जो मर्टन है उन्होंने मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत की प्रणेता आर के मर्टन है। मध्यवर्ती सिद्धांत का तात्पर्य तार्किक रूप से अंतर संबंधित ऐसी अवधारणाओं से है जो व्यापक किंतु महत्व सीमित क्षेत्र से संबंधित होती है। यह कहना था मर्टन का। आगे हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किसने जाति के उद्भव के विषय में लिखा है? भारत में जाति इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मण पुरोहितों की संतान है जिसका पालन पोषण गंगा और यमुना के मैदान में हुआ। ऑप्शन ए है AR देसाई, ऑप्शन बी है JR छट्टन, ऑप्शन सी है घुरिये, ऑप्शन डी है MN श्रीनिवास। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, GS घुरिये। GS घुरिये है, इन्होंने यह बहुत प्रसिद्ध इनका कथन है कि भारत में जाति इंडो आर्यन संस्कृति का ब्राह्मणिक पुरोहितों की संतान है जिसका पालन पोषण गंगा और यमुना के मैदानों में हुआ एवं इसका फैलाव यहीं से पूरे भारत में हुआ है। आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में भारतीय संविधान के तहत कौन एक धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है? ऑप्शन ए है संथाल, ऑप्शन बी है मुसलमान, ऑप्शन सी है ईसाई, ऑप्शन डी है पारसी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है संथाल, यह धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है क्योंकि यह जनजातियां हैं, बाकी वह 3 धर्म हैं तो वह अल्पसंख्यक हैं, लेकिन जनजातियां अल्पसंख्यक नहीं रखा गया है। इसमें हम देखते हैं भारतीय संविधान के तहत संथाल एक धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है, यह एक जनजाति है। कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 1993 को अधिसूचना जारी कर धार्मिक अल्पसंख्यक के तौर पर 6 धार्मिक समुदाय अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन तथा पारसी समुदायों को अधिसूचित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन एक बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है गोत्र बहिर्विवाह, ऑप्शन बी है प्रवर बहिर्विवाह, ऑप्शन सी है पिंड बहिर्विवाह, ऑप्शन डी है वर्ण बहिर्विवाह। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, वर्ण बहिर्विवाह। वर्ण बहिर्विवाह को मान्यता नहीं दी गई है। वर्ण बहिर्विवाह नहीं, अपने वर्ण में ही विवाह करना होता है। गोत्र बहिर्विवाह, स्वप्रवर बहिर्विवाह और जो पिंड बहिर्विवाह है उसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा मान्यता दे दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में किसने औपचारिक एवं अनौपचारिक नियंत्रण के प्रकारों को प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है डेविस, ऑप्शन बी है कूले, ऑप्शन सी है बुगार्डस, ऑप्शन डी है किम्बालियन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, CH कूले। कूले के अनुसार सामाजिक नियंत्रण 2 प्रकार का होता है, औपचारिक नियंत्रण एवं अनौपचारिक नियंत्रण। इसमें कभी कभी बनाट का भी नाम आता है। कूले एवं बनाट दोनों लोगों ने मिलकर सामाजिक नियंत्रण को 2 भागों में बांटा, औपचारिक नियंत्रण एवं अनौपचारिक नियंत्रण। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित में किसने तार्किकता की 4 प्रकार की विशेषताएं व्यक्त की हैं? ऑप्शन ए है अगस्ताम, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन सी है डेविस, ऑप्शन डी है दुर्खेम। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, मैक्स वेबर ने तार्किकता के 4 प्रकार होता है, 4 प्रकार की विशेषताएं बताए थे। वो आगे के भी क्लासों में आगे क्योंकि प्रश्न है तो उसमें बताया जाएगा। आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकारवाद के अध्ययन में किसने प्रकट और अप्रकट प्रकार की अवधारणा प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए है दुर्खेम, ऑप्शन बी है ब्राउन, ऑप्शन सी है मेलिनोस्की, ऑप्शन डी है मर्टन। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, मर्टन ने प्रकट एवं अप्रकट प्रकार की अवधारणा दी थी। प्रकट
प्रकार वे निरीक्षित परिणाम हैं, यह परिभाषा पूछी जाती है। प्रकट प्रकार वे निरीक्षित परिणाम हैं जो कि व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य में अपना योगदान देते हैं और व्यवस्था में अंशग्रहण करने वालों के द्वारा मान्य तथा इच्छित होते हैं। अप्रकट प्रकार न तो मान्य होते हैं और न ही इच्छित होते हैं। क्योंकि यह प्रकारवाद का सूत्र था तो इसमें प्रकट प्रकार, अप्रकट प्रकार, दुष्प्रकार, प्रत्यक्ष प्रकार, अप्रत्यक्ष इस तरह का भी आता है। आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किसने गेमेंसाफ्ट एवं गेसेलसाफ्ट की अवधारणा को प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है मैकाइवर, ऑप्शन बी है बोगार्डस, ऑप्शन सी है टानिज, ऑप्शन डी है वार्ड। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, टानिज। टानिज जो है उन्होंने समाज को दो भागों में बांटा। गेमेंसाफ्ट इसे सरल समाज इन्होंने कहा था जिसमें हम समुदाय को रख सकते हैं। गेसेलसाफ्ट समाज या समिति को हम रख सकते हैं। उनके अनुसार ऐसे समाज जो साझा संस्कृति और जीवन शैली पर आधारित हैं तथा मुख्यतः पारंपरिक बंधनों द्वारा बंधे होते हैं उन्हें गेमेंसाफ्ट कहते हैं, जबकि गेसेलसाफ्ट समितियों और संघों पर आधारित होते हैं जो विभिन्नता के आधार पर बंधे होते हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने वेस्टहैन को सामाजिक घटनाओं के विवेचन हेतु विकसित किया? ऑप्शन ए है पेरेटो, ऑप्शन बी है मार्क्स वेबर, ऑप्शन सी है डेविस, ऑप्शन डी है सीमेल। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, मैक्स वेबर। जो वेस्टहैन है विवेचनात्मक सूझबूझ है, यह एक जर्मन शब्द है। इसका मतलब होता है व्याख्या, विवेचना या व्याख्या। तो इन्होंने समाजशास्त्र को एक व्याख्यात्मक समाजशास्त्र या व्याख्यात्मक विज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया था। अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित में किस समाजशास्त्री ने अपनी पुस्तक में मानव समाज और पशु समाज में अंतर्भेद किया है? अस्पष्ट भेद प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए है मर्टन, ऑप्शन बी है लुंडबर्ग, ऑप्शन सी है डेविस, ऑप्शन डी है WF आगवन। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, डेविस। डेविस जो है उन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में मानव समाज एवं पशु समाज में स्पष्ट रूप से भेद प्रस्तुत किया था। और आज का लास्ट प्रश्न हम देखते हैं इस वीडियो का। प्रश्न है, निम्नांकित में कौन प्रौद्योगिकी कारकों को प्राथमिकता का विवेचन सामाजिक परिवर्तन में करता है? ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी है मार्क्स, ऑप्शन सी है पेरेटो, ऑप्शन डी है डेविस। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने औद्योगिक कारकों को प्राथमिकता में विवेचन सामाजिक परिवर्तन में करता है। इन्होंने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन में जो सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है वो प्रौद्योगिकी कारक होते हैं, वह भी सामाजिक परिवर्तन में बहुत महत्वपूर्ण कारक अपनाते हैं परिवर्तन में। इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग रोकते हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एवं कमेंट के माध्यम से जो भी त्रुटियां हो रही हैं उसे बताएं, मैं उसे सुधार करूंगा। और आप लोगों से निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। और हर दिन क्लासें ऐसी ही मिलती रहेंगी। धन्यवाद।